हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अभिपीडिया। आज आपके लिए अपनी 40 डे क्रैश कोर्स की कंटिन्यूएशन में हम अपना डे 2 का लेक्चर 2 लेके आए हैं आपके लिए। सो विच इज यूनियन जुडिशरी। आज पॉलिटी के यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आपके लिए लेके आया हूं, विच इज एसएससी सीजीएल मेंस विच इज अराउंड द कॉर्नर। उसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर आपके 10 टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, विच मीन्स 60 क्वेश्चंस, 30 ऑफ क्वांट एंड 30 रीजनिंग इन ईच टेस्ट। और ये ऐसी कोई नॉर्मल वो वाली टेस्ट सीरीज नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठाए और आपको आपके सामने एक टेस्ट प्रेजेंट करके रख दिया। These are handmade questions by our own experienced and hardworking faculty members। तो ये आप खुद चेक करें, आप खुद परचेज करके देख सकते हैं। और क्योंकि ये प्राइस देखिए, सिर्फ 249 रुपीज, सिर्फ 250 रुपए में आज की रेट में पिज्जा भी इससे महंगा आता है। आप खुद परचेज करें, आप खुद चेक करें, यू चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ, यू टेस्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ। आई एम अश्योरिंग यू, ये मेरी अश्योरेंस है आपको कि ये जो क्वेश्चंस है आपको एज सच कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज दीज आर सेल्फ मेड, हैंड मेड क्वेश्चंस। ऐसा कहीं से कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत एक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके टीयर 2 में आने लायक क्वेश्चंस हैं, राइट। सो बहुत अच्छे ऑफर पे आपको अवेल हुए जा रहे हैं इस टाइम, तो काइंडली अवेल दिस ऑफर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, एग्जाम आपका बहुत नियर है। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को एनहेंस करें और अच्छे से उसको सॉलिड बनाएं विद बाय अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। सो मैं आपकी जगह होता अभी के अभी वीडियो पॉज करता और सबसे पहले जाके ये टेस्ट सीरीज ही परचेज करता सीधा के सीधा, ठीक है। तो काइंडली अपने आप करें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें, राइट। ओके, इसके अलावा विद इसके साथ साथ एक चीज और, आपके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहां पर हम आपकी सारी क्वेरीज के साथ डील करते हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी नीचे बायो में प्रेजेंट है आपके लिए। उस ग्रुप पे जाए, लिंक को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, यू कैन आस्क फ्रॉम अस इन दैट ग्रुप। आप हमसे उस ग्रुप के अंदर वो सारी की सारी क्वेरीज अपनी रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। उसका ग्रुप का लिंक नीचे बायो में प्रेजेंट है। सो जल्दी से जल्दी जाइए, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी सारी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाएं, राइट। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे, विच इज यूनियन जुडिशरी, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट। यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब ओके, अब हमारा फॉर्मेट क्या रहता है? एमसीक्यू फॉर्मेट। एमसीक्यू करते करते हम चीजों को लर्न भी करते हैं साथ के साथ, राइट, विच अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट वे टू लर्न अ टॉपिक, टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक। बिकॉज सीधा पढ़ना एक थोड़ा बोरिंग पार्ट हो जाता है, बट क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चलता है और आप ऑब्जेक्टिव जो अपना फॉर्मेट है उससे थोड़ा सा हैबिचुअल भी होते हो। ओके, और कैसे चलेगी वीडियो आगे? जैसे मैं हमेशा बताता आया हूं, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद अटेम्प्ट करना है, अपने आप ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। बट मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, राइट। खुद थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग चलाएंगे, इसके बाद चीजें ज्यादा अच्छे से ग्रैब होती हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट मतलब इसको समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है उसको फाइनली उसकी इंटरप्रिटेशन किसकी मानी जाएगी? विच विल बी द फाइनल अथॉरिटी? अल्टीमेटली किसकी मानी जाएगी फाइनल अथॉरिटी? कौन जो बोलेगा वो चीज वैलिड होगी? तो ऑप्शंस क्या है इसके? ए प्रेसिडेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और डी पार्लियामेंट। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी सुप्रीम कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर है इसका, बी सुप्रीम कोर्ट। इसी सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी होती है किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, क्लियर है। तभी उसको फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? इस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट। बट प्रेसिडेंट को भी कई जगह पे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला हुआ है, बिकॉज जो उनकी ओथ होती है, जो वो तब ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसके अंदर वो बोलते हैं कि आई टेंड टू बी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट रियलिटी में, रियल मायने में
सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रिटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटरप्रिटर का मतलब ऐसे क्या होगा कि मान लो कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या उसका मीनिंग क्या है। कोई कह रहा है कि उसका मीनिंग ये है, एक बंदा कह रहा है इसका मीनिंग एक्स है, एक बंदा कह रहा है इसका मीनिंग वाई है। तो अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फाइनली बताता है कि भाई इस आर्टिकल का, इस प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एग्जैक्ट मीनिंग है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल को बनाने के पीछे ये वाला मोटिव था। क्लियर है? बेसिकली जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तरीके से जो उसके मीनिंग एक्सप्लेन कौन करेगा फाइनली? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मानी जो सा मीनिंग उस प्रोविजन का सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही फाइनली अप्रूव होगा, वही माना जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सो सिंपल भाषा में हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आंसर इज बी, सुप्रीम कोर्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ इंडिया? स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पहली महिला जज इंडिया की कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज इन द इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शंस हैं आपके, ए लीला सेठ, बी एना चंडी, सी फातिमा बीवी और डी सुजाता मनोहर। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। सो आंसर है इसका सी, फातिमा बीवी। सी, जस्टिस एम फातिमा बीवी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज हिस्ट्री as the first woman to become a judge in the Supreme Court. Her appointment in 1989 was a ground-breaking moment that opened doors for women in the highest court of the country. She was the first women judge of the Supreme Court of India. This is also important. Who was she? Justice M. फातिमा बीवी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जस्टिस फातिमा बीवी कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। ये कहां, इनका जो बर्थ प्लेस है कौन सा स्टेट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, देन फ्रॉम विच स्टेट जस्टिस एम फातिमा बीवी बिलोंग टू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इट इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज क्या होती है, कि कितनी एज के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होना ही पड़ेगा, इससे ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते वो। तो आपके ऑप्शन है, ए 58 ईयर्स, बी 60 ईयर्स, सी 62 ईयर्स और डी 65 ईयर्स। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी 65 ईयर्स। सी, सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या होता है? यहां बेसिकली एक तरीके से आपसे टेन्योर पूछा हुआ है कि टेन्योर, उनका टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए वो वर्क कर सकते हैं। तो उनका टेन्योर होता है या तो 6 ईयर्स, आइदर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। मतलब कि मान लो एक जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ज्वाइन किया एट 50 ईयर्स, जब वो 50 साल के हो गए थे, एट 50 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर मान पहले मैंने क्या बताया आपको, टेन्योर या तो 6 साल या फिर 65 साल तक। इसका मतलब क्या है कि अगर 50 साल में बंदा ज्वाइन करता है तो वो पूरे 6 साल तक कंटिन्यू कर सकता है। मतलब जब वो 6 साल बाद वो 56 ईयर्स के हो जाएंगे, राइट, और तब वो क्या करेंगे कि 6 साल पूरे कर लिए, बस अब उसके बाद उनको जजमेंटशिप अपनी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि 6 साल का टेन्योर पूरा हो गया। लेकिन लेट्स से कि एक बंदा है जिसकी एज है 62 ईयर्स और अब वो क्या बना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, ठीक है। तो अब क्या ये 6 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं? नो, बिकॉज आफ्टर 3 ईयर्स हिज एज विल बिकम 65 ईयर्स एंड अ जज कैन नॉट एक्सटेंड हिज जजमेंटशिप आफ्टर एज ऑफ 65। 65 ईयर्स के बाद उनको रिटायर होना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि या तो 6 साल, ठीक है, टेन्योर, या फिर 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगा उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे।
द टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हाई कोर्ट के जज की कितनी होती है वैसे रिटायरमेंट एज? हाई कोर्ट के जज की होती है 62 years। तो यहीं पे वो भी चीज याद रख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 है और हाई कोर्ट के जज की 62 years होती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशियरी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स लीगल एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो लीगल एडवाइस जो देते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कब देते हैं? सो आपके ऑप्शंस हैं ए व्हेन कैबिनेट रिकमेंड्स इट, बी व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड्स इट, सी व्हेन प्रेसिडेंट आस्क फॉर इट, और डी सुप्रीम कोर्ट्स वांट टू टेंडर एडवाइस फॉर इट। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद जब देना चाहे। तो पॉज द वीडियो, अच्छा क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। So the correct answer for this question will be, the correct answer for this question will be when the presidents ask for it. See, under article 143, under article 143 अगर मान लो प्रेसिडेंट को किसी लीगल मैटर पे कोई डाउट है, उसको इंटरप्रेट करना है कि भाई इसका क्या मीनिंग है, इस पे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या होना चाहिए, तो वो किसके पास जाएंगे? देन ही कैन गो टू टेंडर दैट लीगल एडवाइस। वो लीगल एडवाइस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्लियर है? ये आर्टिकल 143 के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी जरूरी है कि नहीं है, वो डिफरेंट सिनारियोज होते हैं दो टाइप्स के, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है सच अभी। क्लियर है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो क्या वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर? नो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे भी दी तो क्या सुप्रीम प्रेसिडेंट को वो माननी मैंडेटरी है? नो। बट नॉर्मली वो मानते हैं, बट बाइंडिंग नहीं होता उनके ऊपर, उनकी मर्जी होती है कि चाहे वो एडवाइस को कंसीडर करें चाहे ना करें। लेकिन क्या किस कंडीशन के अंदर एडवाइस देनी जरूरी होती है और क्या नहीं होती, वो भी डिफरेंट दो केसेस होते हैं, बट उतना डीप अभी जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा कि अंडर आर्टिकल 143, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस ले सकते हैं किसी लीगल मैटर के ऊपर, और वो जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती प्रेसिडेंट के लिए माननी, प्रेसिडेंट के लिए अनिवार्य नहीं होती, चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, उनकी मर्जी होती है। क्लियर है? ओके, सी आंसर सी, अंडर आर्टिकल 143 confers power of the president to consult the Supreme Court and seek its opinion on question of law or fact which is of such nature and of such importance that it is expedient to obtain Supreme Court's opinion. Okay, chalo next question. Till now, how many judges of Supreme Court have been removed from office through impeachment? So अभी तक, अब यहां पर एक वर्ड आ गया impeachment, इसका क्या मीनिंग है? इसको आप सिंपली इतना ऐसा समझो कि जज को रिमूव करना हो। अब यहां पर अब क्या नया वर्ड आ गया? इंपीचमेंट, राइट? सो इंपीचमेंट को आप सिंपली ये समझ सकते हो रिमूवल, कि जज को अगर उसके पोस्ट से रिमूव करना हो, राइट, हटाना हो, उसको बोलते हैं इंपीचमेंट, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंपीचमेंट। तो अभी तक टिल डेट हाउ मेनी जजेस हैव बीन इम्पीच्ड, कितने जजेस को हटाया गया है? रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही यहां पर, हो रही है उनको हटाया कैसे गया। क्या हटाया गया मतलब उनका कौन हटाता है? बेसिकली प्रेसिडेंट अल्टीमेटली रिमूव करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। चलो एक बार उसको देख ही लेते हैं। इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कौन इंपीच करेगा? देखो, जो आपका मान लो कोई बॉस होता है, कोई हायर करता है, तो बॉस ही हायर करता है, बॉस ही रिमूव भी करता है, हटाता भी है। इन द सेम वे सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो रिमूव भी कौन करेगा? अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही इंपीच करता है, रिमूव करेगा। बट रिकमेंडेशन किसकी चलती है? मतलब इसकी रिकमेंडेशन चलती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल वोटिंग के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन होता है जिसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वोटिंग होती है दोनों हाउसेस के अंदर।
जिस बंदे को इम्पीच करना है, अगर वो पास हो जाता है वो सेशन के अंदर स्पेशल वोटिंग से, उसके बाद पार्लियामेंट वो नेम भेजती है प्रेसिडेंट के पास और फिर प्रेसिडेंट उनको इम्पीच कर देते हैं फाइनली। ओके, अगर पार्लियामेंट पास कर देना तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ता है उस पर्टिकुलर पर्सन को फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज का भी सेम प्रोसीजर होता है। क्लियर है? तो यहां से एक चीज और पता लगती है, कौन हटाता है? प्रेसिडेंट इंपीच करेगा, ये भी पता लगता है यहां से। और एडवाइस किसी चलती है? पार्लियामेंट की एडवाइस। इसका मतलब होता है स्पेशल सेशन होता है, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होती है, उसके बेसिस पे रिमूव किया जाता है। क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज तक इस प्रोसीजर के थ्रू, जो भी आपको समझाया मैंने, उस प्रोसीजर के थ्रू कितने जजेस को हटाया गया है, कितने जजेस को इंपीच किया गया है? सो ऑप्शंस हैं आपके 1, देन 2, 3 और नन। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। करेक्ट आंसर है इसका नन। आज तक एक भी जज को ऐसे इंपीच नहीं किया गया है। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये और इंपॉर्टेंट भी था, बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सी टिल नाउ नो जज हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर? अभी हमने पहले इंपीचमेंट का प्रोसीजर देखा, अब पूछ रहे हैं कि जब अगर जज को मान लो रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ई नन ऑफ द अबव। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, आई विल कंटिन्यू। द करेक्ट आंसर होगा इसका लॉजिकल है। अब बॉस ही आपको अपॉइंट करता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर आप बॉस को ही दोगे ना अपने, तो किसको होगा? प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट कर रहा है, तो यहां पर रेजिग्नेशन लेटर में किसको दोगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन बाय राइटिंग द लेटर टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर लिखी हुई है ये चीज, 124 आर्टिकल। लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जुडिशियल से रिलेटेड है उसकी भी एक लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, कि ये आर्टिकल्स जुडिशियल से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली वो उससे भी आपका काम बढ़िया चल जाएगा। ओके, सो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिजाइन करना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स? यहां पे पूछी हुई है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट जुडिशरी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो हमेशा। ऑप्शंस है, पहला, एनी सिटीजन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, पहली ये स्टेटमेंट है। सेकंड, एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो भी पार्लियामेंट लॉ पास कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रूव करना मैंडेटरी है, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। ओके, फोर्थ, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन द लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी किसी भी लॉ को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो। ओके, तो दीज वर योर 4 ऑप्शंस। Pause the video, attempt the question. I'll continue. Okay. इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है वो भी अपने आप में। अगर आर्टिकल 32 विच इज इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसी को बोलते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिस भी आपके पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग जो भी रिट बनता है उसको इशू करेगा। क्लियर है? डोंट वरी, ये सारे आगे फ्यूचर वीडियोस में वाले कुछ आते रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड भी आते रहेंगे, बार बार अच्छे क्वेश्चन इस पे लेके आता रहूंगा। डोंट वरी, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस साथ चलते रहो, साथ फॉलो करते रहो। अगर वीडियोस को फॉलो करते रहो, जो आपको पढ़ा रहा हूं उसको कंटिन्यू करते रहो। क्लियर है? सब क्लियर हो जाएगी। पॉलिटी और हिस्ट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। सो फार पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू टैकल इट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? स्टेटमेंट में इनकरेक्ट पूछा बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, ओके नेक्स्ट, every law passed by the parliament has to be approved by the supreme court. No, this is not a correct statement, this is an incorrect statement, because every law passed by the parliament has to be approved by the president of India, not the supreme court. तभी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा कोई भी जो लॉ होगा, कोई भी बिल होगा, वो एक्ट बनने के लिए 3 स्टेज से गुजरेगा। पहले फर्स्ट हाउस लोकसभा या राज्यसभा, मतलब जो दोनों हाउस हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से क्रॉस करके इन दोनों से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का असेंट लगता है और वो फाइनली एक्ट बनता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यस, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है, क्लियर है। ओके देन, ओके, ये एक डीपीएसपी में बेसिकली साफ साफ लिखा हुआ है, वहीं से उठाया हुआ है। ओके नेक्स्ट, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन द लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, तभी इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि अगर कोई लॉ ऐसा बना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बाहर है, तो जुडिशरी कैन स्ट्राइक इट डाउन, उसको रिमूव कर सकता है, राइट। तभी इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कहीं ना कहीं। ये सारी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का बी। ओके चलो नेक्स्ट, सी आंसर इज बी। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा समझाने का नहीं है, बस पॉज विद द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आई विल कंटिन्यू। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, हरिलाल जे कानिया। सी, हरिलाल जेकिसन दास, सॉरी I am always unable to pronounce his name, so that is why हरिलाल जे कनिया, ठीक है, was the first chief justice of India. He was the first chief justice of India. इससे पहले हमने first women chief justice देखी थी, फातिमा बीवी। Okay, now he was the first chief justice itself. Okay, he served as the chief justice of India from 1950 to 1951. He died while serving in his office in 1951. Important question था, do remember this question. हरिलाल के जनिया। Okay, next. A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering upon his office has to subscribe an oath or affirmation before. जज बनने से पहले जो ओथ कौन कंडक्ट कराता है जज की, ये क्वेश्चन है आपका। जज की ओथ कौन कंडक्ट कराएगा उनकी ऑफिस को ग्रैब, मतलब जब तक ऑफिस में घुसने से पहले। तो ऑप्शन है आपके, ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और समवन अपॉइंटेड बाय द हिम, मतलब प्रेसिडेंट खुद या फिर अगर किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं तो, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डी नन। सो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आई विल कंटिन्यू। The correct answer for this question will be option B, President of India or some person appointed by himself. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो ओथ कनेक्ट कराते हैं, नहीं तो अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को अपॉइंट कराएंगे ये काम करवाने के लिए, आई मीन ओथ कनेक्ट कराने के लिए। किसकी? जज की, सुप्रीम कोर्ट की भी एज वेल एज द हाई कोर्ट के जज की भी। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सी आंसर इज बी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन, किस डेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑब्वियसली ऑप्शंस है आपके, ए 26 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1949 और डी 26 नवंबर 1949। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आई विल कंटिन्यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, आई श्योर कि इसका बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन था, ज्यादा समझाने का इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, 124, 125, 126, सी 129, 131, 136, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेंगे इन सबसे, ओके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक उसका बायो के अंदर है। और इसके अलावा आपके लिए एक और अच्छी ऑप्शन लेके आया हूं, विच इज दिस माइक्रोवर्स। नाउ व्हाट इज माइक्रोवर्स? ये माइक्रो कोर्सेज हैं बेसिकली, कि मान लो आपको कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल परचेज करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल प्रिपेयर करना है, मीन कि लेट से आपको सिर्फ क्वांट प्रिपेयर करना है, लेट से आपको रीजनिंग प्रिपेयर करना है, लेट से आपको सिर्फ स्टैटिक जीके प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर भी पर्टिकुलर एक सेक्शन प्रिपेयर करना है। तो खाली आप उसके लिए पे करने का भी ऑप्शन है आपके पास, कि खाली आप वो वाला मॉड्यूल परचेज करें, राइट।
और वहीं से उतना प्रिपेयर करें। अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं परचेज करना चाहते तो ये ऑप्शन भी हमने माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इफ यू आस्क मी, हम आपके लिए लेके आए हैं। और अब माइक्रो कोर्स को अवेल करने के लिए कैसे करना है, आई विल शो यू। You need to first go to Abipedia. Go to Abipedia, right? Then choose exam. See, scroll down here. Choose SSC CGL exam. This window will open. Then scroll down. See here Microverse. Choose Microverse, right? अब Microverse में जाके यहां पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। क्लियर है? Then see here, यहां पर आपके सामने सारे मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। लेट्स से कि हम जनरल स्टडीज के अंदर जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको खाली हिस्ट्री का मॉड्यूल परचेज करना है। सी जस्ट ₹157 में आप पूरा हिस्ट्री का मॉड्यूल परचेज कर सकते हो। जस्ट गो टू बाय नाउ और आपके पोर्टल के अंदर ये ऐड हो जाएगा। इन दिस वे यू विल बी एबल टू एक्सेस द माइक्रो कोर्सेज। एंड विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डू लाइक, comment and share our videos. We work very hard to bring these videos in front of you, and we will really appreciate if you share our videos and comment on our videos and like our videos. With this, I wish you all a very good luck. Thank you and have a nice day.